तो खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे हैं और काशी पहुंचने के बाद पूर्वांचल को सौगात भी दी है, विपक्ष को निशाने पर भी लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत लगभग 1500 करोड़ रुपए की सौगात देते नजर आए। सुबह करीबन 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वायुसेना का विमान बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उनका स्वागत करने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत शासन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। काशी में तमाम परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि काशी का श्रृंगार रुद्राक्ष के बिना अधूरा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री किस तरीके से उन्होंने अपने दौरे के दौरान तमाम सौगातें दी हैं। पीएम मोदी का पूर्वांचल दौरा, एयरपोर्ट में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी करी। बीएचयू में पीएम मोदी की ग्रैंड एंट्री हुई। दूसरी तरफ सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है। रुद्राक्ष के पेड़ का रोपण उन्होंने किया, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते नजर आए और काशी को, पूर्वांचल को करोड़ों की सौगात दी है। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ
सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 8 महीने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात पूर्वांचल को सौंपी है। साथ ही एक अद्भुत कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। जिला और पंचायत ब्लॉक चुनावों के होने के बाद पीएम मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका है, ऐसा माना जा रहा है। और ये कहीं न कहीं पीएम के उद्बोधन में देखने को भी मिला। क्या कहा पीएम ने, कैसा रहा ये दौरा, आपको इस खास रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। देखिए। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 8 महीने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, लेकिन उनके जयघोष के बाद शुरू हुए भोजपुरी उद्बोधन ने इस अंतराल को खत्म कर दिया। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। साथ ही इस जयघोष ने यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज भी कर दिया है। और मोदी के इस अंदाज से, जैसा कि हमेशा होता है, पूरी जनता झूम उठी। प्रधानमंत्री पूरे 8 महीने बाद 5 घंटे के लिए काशी पहुंचे, लेकिन इस बार काशी के लिए सौगातों का पिटारा लाए हैं। प्रधानमंत्री करीबन 11 बजे वाराणसी हवाई अड्डे पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी हवाई अड्डे से सीधा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय IIT खेल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने काशी के लिए परियोजनाओं का पिटारा खोला। पीएम मोदी ने BHU में 280 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन परियोजनाओं की लागत 1583 करोड़ रुपए है। BHU में परियोजनाओं की बरसात करने के बाद पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने काशी को जो सबसे बेशकीमती सौगात दी है, वो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। BHU में परियोजनाओं की बरसात करने के बाद पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। रुद्राक्ष के उद्घाटन के समय जापान के राजदूत के अलावा जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी वर्चुअली तौर पर जुड़े। रुद्राक्ष में एल्यूमीनियम से बने करीबन 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं। पीएम मोदी ने कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के बाद रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा है। मोदी के इस दौरे का आखिरी कार्यक्रम BHU के अस्पताल में बने मातृ शिशु केंद्र में आयोजित हुआ, जहां पर उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों से बातचीत भी की। लंबे अरसे से चले आ रहे पूर्वांचल से जुड़ाव के बाद अब पीएम मोदी भी पूर्वांचल के हैं और सीएम योगी तो पूर्वांचल के हैं। कहा यह जाता है कि जिसने पूर्वांचल जीत लिया उसने पूरा यूपी जीत लिया। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ कोविड के नियंत्रण को लेकर सीएम योगी की नीतियों को सराहा, बल्कि कानून व्यवस्था की भी तारीफ करी है। आज यूपी में कानून का राज है। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। पीएम मोदी के इस दौरे की टाइमिंग सब कुछ बयां कर रही है। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव दहलीज पर आ गए हैं, तो प्रधानमंत्री भी पूर्वांचल की गोद में हैं और काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। और इसी के साथ आगाज है 2022 का, जो पीएम मोदी के उद्बोधन में साफ तौर पर सुनाई देता है।
शंखनाद की प्रामाणिकता देता है। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन में न सिर्फ योगी की तारीफ की, बल्कि वो बिना नाम लिए विपक्ष पर भी हमलावर हुए। पीएम मोदी ने अपने भाषण का अंत विश्वनाथ के उद्घोष के साथ किया। हर हर महादेव। और अपने सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद बीएचयू के आईआईटी के हेलीपैड से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले पीएम मोदी चुनावी हलकों में कौतूहल का सैलाब रख गए हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी ने 2022 का ऐसा शंखनाद किया है जिसकी आवाज अब बनारस की गलियों से होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजने वाली है। जनता टीवी के लिए बनारस से धर्मेंद्र चौबे और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? अपडेट बेहद खास आज होने वाली है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है सूबे में थे और बिल्कुल बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूंगा 2017 की इसी तिथि से प्रधानमंत्री मोदी लगभग 8 महीने पहले ही शंखनाद कर दिए थे। तो कहीं न कहीं सीधे तौर पे ये जो दौरा 24वां दौरा प्रधानमंत्री का वाराणसी में रहा है और पूर्वांचल के लिए काफी महत्व रखता है क्योंकि पूर्वांचल में लगभग 156 सीटें हैं जिसमें लगभग 113 सीटें बीजेपी के हाथ में आई थी। तो कहीं न कहीं पूर्वांचल काफी खास महत्व रखता है और उत्तर प्रदेश को सीधे साधता है और उत्तर प्रदेश का रास्ता जो है सीधे दिल्ली के संसद को तय करता है। तो कहीं न कहीं ये जो परियोजनाएं रही हैं, जो 1500 करोड़ की योजनाएं रही हैं, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल को दिया है प्रधानमंत्री ने और 8000 करोड़ की परियोजनाएं पूर्वांचल में चल रही हैं लगातार। तो कहीं न कहीं ये 2022 का शंखनाद वाराणसी की धरती और काशी की धरती से हो गया है। पूजा, धर्मेंद्र, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए अभी प्रधानमंत्री चले गए हैं वापस, राजधानी का उन्होंने रुख कर लिया है, 1500 करोड़ की सौगात दे गए हैं, हर हर महादेव भी बोल गए हैं, विपक्ष पर निशाना भी उन्होंने साध लिया है। लेकिन जिस्ट क्या है बात का? जिस्ट ये कि लबोलुआब क्या है उनके लौटने के बाद धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर लोगों की तरफ से क्या रुझान सामने आ रहा है? क्या इसको बेहतर आगाज समझा जाए? देखिए पूजा, काशी नहीं पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज आए थे और कहीं न कहीं वाराणसी में जो पूर्वांचल है उत्तर प्रदेश का गढ़ कहा जाता है, राजनीति का गढ़ है काशी। काशी से बड़े पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है और ये जो 2022 का बिगुल प्रधानमंत्री ने आज आगाज कर दिया है, ये कहीं न कहीं चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, अब मंच पर से बात करते हुए उन्होंने सीधे तौर पे उन्हें नाम न लेते हुए साधा है। कहीं न कहीं भाई भतीजावाद और 2017 का भी जिक्र किया है। उसके पहले विकास मॉड्यूल जो था, विकास का जो मॉडल था, विकास लगातार प्रधानमंत्री करने की कोशिश उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में करते थे लेकिन वो नहीं हो पाया। तो प्रधानमंत्री और अन्य दल को सीधे तौर पे साधते हुए वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ठीक है धर्मेंद्र, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या काशी के दिल पर दर्ज जो जख्म बीते दिनों कोरोना काल के दौरान काशी वासियों को मिले हैं, काशी को मिले हैं, क्या वो सिर्फ एक हर हर महादेव से भरने वाले हैं? क्या नजर आता है? क्या ये सबसे अहम सवाल मेरा होने वाला है क्योंकि बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है लेकिन जनता उस हिसाब से बराबर दौड़कर चुनावी मोड पकड़ पा रही है क्या? बिल्कुल, मैं पूजा बताना चाहूंगा पूर्वांचल की जो गणित है, पूर्वांचल में जो हर हर महादेव का नारा है मोदी का, 2014 में भी उन्होंने यही इसी तर्ज पे जो है लगाया था, क्योंकि ना मैं आया हूं ना किसी ने लाया, मुझे गंगा ने बुलाया है। अब इस बार 2022 का जो आगाज उन्होंने किया है हर हर महादेव के आगाज से किया है। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री ग्राउंड लेवल पर बड़े स्तर पर उन्होंने देखा है और उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की है और कहीं न कहीं जनता भी लगभग बीजेपी के कार्यों से और जो ये कोरोना का सेकेंड फेज रहा है
उससे काफी पीड़ित रही, लेकिन उसमें सरकार की जो पहल रही उससे संतुष्ट है। तो वाराणसी की जनता और पूर्वांचल की जनता लगातार यह जो है सराहना की है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की पहल जो रही है वो उत्तर प्रदेश की जनता और काशी की जनता के लिए सराहनीय रही है। चाहे मेडिकल की बात की जाए, चाहे डेवलपमेंट, जिस तरीके से विकास का मॉडल प्रधानमंत्री ने तैयार किया है, रिंग रोड की बात की जाए, तो जो देखा जा रहा है पूजा, जनता का जो रुझान है बीजेपी की तरफ अभी भी बना हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तीर कई निशाने इस तरीके से कि माफियाओं पर शिकंजा है, विपक्ष पर निशाना है और रास्ता काशी के विकास से होकर जाएगा। देखना यह होगा कि क्या 2022 सध पाएगा। तो लंबे इंतजार के बाद मुंडवाडीह स्टेशन का नाम बदल करके बनारस कर दिया गया है। आज पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के अंतर्गत वाराणसी प्रयागराज रेल खंड पर स्थित मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस करने की स्वीकृति रेलवे बोर्ड से मिल गई। इसके बाद स्टेशन का नाम परिवर्तित करने का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। साथ ही काशी के स्टेशन का नाम पट्टिका पर संस्कृत में भी लिखा जा रहा है। इसके अलावा बृहस्पतिवार यानी कि कल से, माफ कीजिएगा आज से होने वाले टिकटों पर वाराणसी नाम अंकित किया जाएगा। बीते साल 17 सितंबर 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूर्वोत्तर रेलवे के इस स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किए जाने की अनुमति दी थी। वहीं यूपी में डीजे बजाने पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस याचिका पर आदेश जारी हुआ उसमें ऐसी कोई मांग ही नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने सिर्फ एक इलाके में हो रहे शोर का मसला रखा था, लेकिन हाईकोर्ट ने पूरे राज्य के लिए आदेश दे दिया। ऐसा करते समय प्रभावित पक्षों को सुना भी नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के करीबन 1 दर्जन डीजे संचालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये माना है कि हाईकोर्ट का आदेश आजीविका कमाने के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। आपको बता दें कि 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजे को शोर की वजह से बताते हुए प्रतिबंधित भी कर दिया था। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद अब पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश सरकार के खिलाफ आज सपा तहसीलों के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहीं जमकर नारेबाजी करी तो कहीं पर सड़क पर नजर आए। सपाइयों ने पंचायत चुनाव में धांधली, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे कई मसलों को लेकर तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारियों को सौंपा गया है। कहीं पर ज्ञापन डीएम को दिया गया, कहीं पर एसडीएम को दिया गया, लेकिन था ये राष्ट्रपति के नाम पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूबे के अलग अलग हिस्सों से भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सपाइयों ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया है। समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन पूरे सूबे में देखने को मिला। हम आपको सूबे के कई जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप सपा के पूरे प्रदर्शन को देख सकते हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने कहीं जमकर नारेबाजी करी तो कहीं पर सड़क पर नजर आए। बहराइच और कन्नौज में तो पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को नजरबंद तक कर दिया। आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे कि सूबे के कई शहरों की तस्वीरें एक साथ कैसी नजर आ रही हैं। तस्वीरें 12 हैं, लेकिन तासीर 75 जिलों की समझिए। फतेहपुर, गोंडा, इसी तरीके से अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें। झांसी, रायबरेली, सीतापुर, आगरा, कानपुर देहात, इटावा से तमाम क्षेत्र जहां पर सपाइयों ने जमकर हंगामा किया है और इस दौरान तनाव भी देखने को मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो यानी कि लखनऊ से हमारे साथ में अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी आगाज किया, तो क्या इसका सपा का भी चुनावी आगाज मान लिया जाए क्या? देखिए पूजा, समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी कर रही 2022 की चुनाव को लेकर के। आपने देखा होगा पंचायत चुनाव में जिस तरीके से दमखम के साथ समाजवादी पार्टी उतरी थी। हालांकि जो प्रधानी का चुनाव था उसमें थोड़ी बहुत जीत जरूर मिली थी, लेकिन जहां जिलाध्यक्ष के चुनाव हुए वहीं समाजवादी पार्टी को कहीं नहीं करारी हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी
अपने आप में मंथन करके अपने संगठन को मजबूत करना और साथ ही साथ सरकार के विरोध में जिस तरीके से सड़क पर समाजवादी पार्टी उतरी है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में समाजवादी पार्टी हर वो पूरी कोशिश कर रही कि बीजेपी को किस तरीके से करारा जवाब दिया जाए 2022 में और किस तरीके से समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बने। समाजवादी जो नेता है, चाहे एमएलसी हो या फिर विधायक, लगातार उनके साथ अखिलेश यादव खुद बैठक कर रहे हैं और जिस तरीके से इन 4.5 सालों में समाजवादी के एमएलसी या फिर विधायक अपने क्षेत्र में क्या काम किए हैं, संगठन में क्या काम हुआ, इसका लेखा जोखा भी ले चुके हैं। अब आज का जो प्रदर्शन है, ये बिल्कुल सही बात है पूजा, जहां वाराणसी में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वहां चुनाव की आगाज किया, हर हर महादेव का नारा लगाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव कहीं न कहीं बिगुल फूक चुकी है और साथ ही साथ जिस तरीके से तैयारी से उतरी है। आज लखनऊ में कई जगह पर सभी तहसीलों में धरना प्रदर्शन था, चाहे सदर तहसील की बात करें, चिन्हट की बात करें या फिर सरोजिनी नगर की बात करें। तो ऐसे में लालगंज में जिस तरीके से हाईवे पर जाम लगाया गया, काफी मशक्कत हुई आने जाने वाले लोगों को और कहीं न कहीं पुलिस व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त थी, उसको लेकर कई बिल्कुल सपाइयों ने इस बार ताकत झोंक दी है और देखना ये होगा कि 2022 में ये ताकत कितना वोट में तब्दील हो पाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। उत्तर प्रदेश में इस समय तमाम चीजों को लेकर के हलचल तेज हो गई है, चाहे फिर वो आर्थिक पक्ष हो या फिर विकास, सुरक्षा हो या फिर अन्य मसले। ऐसे में हाल ही में बने नवनियुक्त डीजीपी मुकुल गोयल से कानून व्यवस्था को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर ने खास बातचीत करी है, वो आपको सुननी चाहिए। देखिए, इसके चौथे डीजीपी के रूप में मुकुल गोयल साहब हमारे सामने मौजूद हैं। मुकुल गोयल साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से अब माहौल पर यहाँ पे आए, उत्तर प्रदेश में चुनौती कानून व्यवस्था को थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के थी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अपडेट है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही विशाल प्रदेश है और यहाँ की जनसंख्या आपको पता ही है कि 22-23 करोड़ के आसपास है। तो इसमें जाहिर जब इतने लोग होंगे तो फिर समस्याएं भी होंगी और हमारा क्राइम भी होगा। तो यहाँ पर हर तरह का क्राइम होता है और उससे हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। महिला अपराध भी के प्रति भी हम लोग बहुत सजग हैं और उसको एक प्रायोरिटी एरिया मानते हैं और कोई भी अपराध, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे अनुसूचित जाति के खिलाफ हो या किसी भी निर्बल वर्ग के खिलाफ हो, उस पे सही अपराध का पंजीकरण और फिर इन्वेस्टिगेशन करके अपराधी को सजा दिलाना, ये पुलिस का काम है और ये पुलिस करके दिखाएगी। अभी आपने एक बात की थी कि जब आप आए तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव थे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने पुलिस पर सीधा निशाना साधा था, इसको आपको क्या लगता है? देखिए, ये चुनाव के समय ऐसे आरोप लगते हैं। पुलिस का काम प्रोफेशनल तरीके से कार्य करना और शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव कराना है, जो कि पुलिस ने कराया। और कुछ जगह पे शिकायत जरूर आई है, तो उसमें हम लोगों ने जांच करके जहां पर पुलिसकर्मियों की कमी रही है वहां पर कार्रवाई की है और जहां पे कोई अपराध घटित हुआ है, कोई मारपीट की घटना हुई है, तो मुकदमा कायम कराया गया है और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी आपने कहा तमाम त्योहार सामने हैं, तमाम त्योहारों की आपको तैयारी करनी है आगे आने वाले त्योहारों को लेकर के। कांवड़ की यात्रा को लेकर के प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी है और हालत ये है इस समय उत्तर प्रदेश में कि पिछली बार 3.5 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्री निकले थे, तो अब की बात सोशल डिस्टेंसिंग और इत्यादि आप कैसे करेंगे? इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है और इसमें एक कांवड़ यात्रा हम लोगों ने अलाउ जरूर की है, लेकिन साथ साथ में इसको ये भी हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो और ऐसे लोग ही यात्रा में जाएं जो कि जिन्होंने कोई मन्नत मांगी हुई हो और जिनके लिए यात्रा ये जरूरी है, वही इस यात्रा को इस बार करें। ऐसा हम लोग परसुएट करेंगे कांवड़ संघों के माध्यम से। एक बात और आती है अक्सर कि जनता जो है अपनी शिकायत पुलिस के पास करने जाने में डरती है, क्योंकि पुलिस का जो रोल है, मुखड़ा है, वो जनता के प्रति उतना प्रिय नहीं, उतना ऐसा नहीं।
देखिए, ये एक इस बात में काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन इस जनता और पुलिस के बीच की जो दूरी है उसको कम करने के लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं और कई कदम भी समय समय पे उठाए जाते रहे हैं। अभी हाल में ही ये भी हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया है, जिसमें 24 घंटा कोई महिला पुलिसकर्मी तैनात रहती है। इसमें महिलाएं भी जाके अपनी बात किसी समय भी निसंकोच कह सकती हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने ये कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति थाने में जाए तो उसकी सुनवाई ठीक से हो। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार प्रत्येक थाने में सीसीटीवी कवरेज होगा, तो इस तरह की शिकायतें स्वतः दूर हो जाएंगी। एक बड़ी बात आती है कि जब आपने ज्वाइनिंग की उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल एक बड़ी सफलता मिली, लखनऊ से आतंकी पकड़े गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये आतंकी एक दिन के नहीं थे, बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। तो लंबे समय से काम कर रहे थे, पुलिस को मालूम क्यों नहीं हुआ? क्या इनका मुखबिर तंत्र, पुलिस का जो मुखबिर तंत्र था वो खत्म सा हो गया है? देखिए, जो पुरानी बात थी कि मुखबिर तंत्र पुलिस का होता था, उसमें तो जरूर अब जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसमें कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन उसकी भरपाई फिर टेक्निकल इंटेलिजेंस से हो रही है। और ये सब चीजें पता चलती हैं और कई बार इसमें टाइम भी लग जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस को गैदर करना, उसको डेवलप करना, कई बार जब जनता का सहयोग होता है। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि ये लोग जो रह रहे थे, ये जनता के बीच में ही रह रहे थे और वहां से भी हमें सूचना मिलनी चाहिए थी कि जब हम लोग से की जनता से यही अपेक्षा है कि कोई किराएदार उनके यहाँ कोई ऐसा आता है बाहर से, तो उसकी भी वेरिफिकेशन पुलिस से कराएं, उसकी सूचना दें। और उसके अलावा कोई अराजकता वाली गतिविधियों में अगर हिस्सा ले रहा है या वो संदिग्ध गतिविधियां हैं उसकी, तो उसको जनता पहचाने, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें नुकसान जनता का भी है। आपका उत्तर प्रदेश में पुलिस मुखिया बनना उस समय तय हुआ जब धर्मांतरण जैसा मुद्दा चरम पे था। अब धर्मांतरण के मुद्दों को आप कैसे निपटेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसका मामला अब पूरे देश में फैल चुका है, ये भी बहुत बड़ा संकट है। देखिए, ये एक एक्ट यहाँ पे पास हुआ है और ये एक समस्या है। और इस एक्ट के पारित होने के बाद में कई ऐसे मामले निकल के आए हैं जहाँ पर जबरदस्ती ये चीज की गई, धर्मांतरण। हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आजादी है और उसका हम लोग सम्मान करना चाहिए, करते हैं। लेकिन जहाँ पर शिकायत आएगी और ये पता चलेगा कि जबरदस्ती किसी को के साथ किया जा रहा है किसी भी धर्म को पालन करने के लिए, वहां पे ये एक्ट काम आएगा और पुलिस उस पर एक्शन लेगी और ले रही है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे मुकुल गोयल साहब, पुलिस उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया, जिन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा कि वो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लेकर के नई भर्तियां करेंगे और उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा पूरी तरह से उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिलाओं को सुरक्षा दिलाएंगे। आतंकियों से निपटने की बात भी कही, साइबर क्राइम में लोगों को सजग रहने के लिए बात कही। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अनिल के अंकुर। तो वहीं यूपी में अलकायदा के सदस्यों की लखनऊ और कानपुर मुजफ्फरनगर से गिरफ्तारी को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि कुछ मुस्लिम संगठन विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। मुझे सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। ऐसे गलत बयानों पर जब कार्रवाई होती है तब कहते हैं कि पुलिस गलत कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश में और देश में कि हमारे यहाँ ऐसे संगठन काम अभी भी कर रहे हैं जो आतंकियों के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं, सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न खड़े करते हैं, वो विपक्ष के साथ आवाज से आवाज मिलाते दिखाई देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आतंकियों के खिलाफ लगातार हमारी एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। हमें अपनी एजेंसियों पर भरोसा है। हमारी प्राथमिकता राष्ट्र सुरक्षित रहे, राष्ट्र के लोग सुरक्षित रहे और इन आतंकियों को हम इनके मंसूबों को कुचलने का काम लगातार करती रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी एजेंसियां, हमने एजेंसियों को पैरालाइज नहीं किया हुआ है।
लखनऊ में पकड़े गए 2 आतंकियों के कनेक्शन प्रयागराज से भी जुड़ रहे हैं। अलकायदा से जुड़े गजवातुल हिंद के लिए काम करने वाले आतंकी मिनाज और मुशीद से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि प्रयागराज के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्र भी उनके संपर्क में थे। चर्चा है कि एटीएस की एक टीम ने शहर में आकर छात्रों के बारे में जांच पड़ताल करी है, लेकिन फिलहाल उनके नंबर बंद बताए जा रहे हैं। दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस बाबत भी चर्चा है कि दोनों छात्र आतंकी संगठनों के लिए स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। इंजीनियरिंग छात्र होने के कारण दोनों तकनीकी रूप से दक्ष हैं और यही वजह है कि वो तकनीकी का सहारा लेकर आतंकी संगठनों को पलने फूलने में मदद कर रहे थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता आनंद राज जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? यूपी में जहां पे जो आतंकी पकड़े उनके पूछताछ में जो भी जानकारी मिली उस हिसाब से वो छापेमारी कर रहे हैं। तो आज ऐसी सूत्रों के अनुसार जानकारी आई कि एटीएस की एक टीम प्रयागराज के 2 इंजीनियरिंग कॉलेज में छापेमारी की है। हालांकि जिस छात्र को पकड़ने की बात थी वो छात्र का मोबाइल ऑफ है और कॉलेज में भी नहीं मिला, लेकिन एटीएस उनसे कई मजबूत दस्तावेज प्राप्त किए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और उस दस्तावेज के आधार पे इलाहाबाद के भीतर प्रयागराज से जुड़ने की बात हो रही है। हालांकि इसमें इस पूरे मामले में एटीएस आई थी, क्या किया, सारी बातें हवा में है, क्योंकि कोई भी अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि एटीएस ने प्रयागराज में आके छापेमारी की है। हालांकि एटीएस जब भी कहीं जाती है लोकल पुलिस या लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज को नहीं बताती है, और हमें ये लगता है यही चीज आज भी प्रयागराज में हुआ और एटीएस ने छापेमारी कर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज में छापेमारी। बिल्कुल लगातार एटीएस एक्टिव मोड में है और पूरे सूबे में छापेमार कार्रवाई भी चल रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहले 14 जुलाई को लखनऊ आने वाली थी, लेकिन अब यूपी दौरे पर बदलाव कर दिया गया है। प्रियंका गांधी अब 16 जुलाई यानी कि कल यूपी पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी आगामी यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती नजर आएंगी। पार्टी को संबल प्रदान करने का काम करेंगे। पिछले दिनों भी पार्टी एक्टिविटीज में काफी ज्यादा मुखरता से प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आई थी और कई लोगों को पदविहीन करते हुए कई लोगों को पदाधिकारी भी बनाया गया था। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के बीच अब उत्तर प्रदेश में दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। पराग ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। बढ़ी हुई दरें 16 जुलाई की शाम से लागू हो जाएंगी। पराग के महाप्रबंधक डॉक्टर मोहन स्वरूप ने बताया कि 5 लीटर का एफसीएम गोल्ड पैकेट 270 रुपए से बढ़कर के 280 रुपए हो गया है। 1 लीटर का एफसीएम गोल्ड 55 से बढ़कर के 57 रुपए हो गया। ठीक इसी तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि लागत वृद्धि का एक बड़ी वजह है कि दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर हैं, जिस दौरान उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री और केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात करी है। माना जा रहा है कि वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को पर्यटन, तीर्थाटन के साथ ही साहसिक खेलों के विश्व स्तरीय केंद्र के तौर पर विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री से मुलाकात हुई है और साथ में पर्यटन मंत्री से भी मुलाकात की है धामी ने, और ये दोनों ही मुलाकातें बेहद खास। तो वहीं उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो वहीं पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक के माध्यम से डीजीपी अशोक कुमार ने सभी आईजी समेत तमाम अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के लिए दिशा निर्देश दिए। एक तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य सचिव आरके तिवारी का कहना है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। आपको बता दें क्या रुख होगा वो शुक्रवार को तय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में इस समय थे और इसी वजह से मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे। जब मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे तो विचार विमर्श किया जाएगा और फैसला किया जाएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में हम किस दलील के साथ पेश हो रहे हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लखनऊ से संजीव मौजूद हैं और देहरादून से अजीत कंबोज हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले रुख होगा देहरादून का। अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? किस तरीके से जो है मुस्तैदी बढ़ाई जाएगी सीमाओं में? अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार ने सीधे तौर पर आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी एक्शन के मोड में आ चुकी है। पुलिस प्रमुख जो है डीजीपी अशोक कुमार, उनकी तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें तमाम आईजी, डीआईजी, एसपी और एसएसपी मौजूद रहे। इस बैठक के माध्यम से सभी को 1 दर्जन से ज्यादा बिंदुओं की गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि कैसे आगामी कांवड़ यात्रा को प्रदेश में संचालित करना है। पहली बात तो बाहर से आने वाले किसी भी कांवड़िए को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और अगर कोई पहुंच भी जाता है तो उसको सीधे तौर पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और अगर कोई रिपोर्ट लेकर पहुंचता है तो उनको जो शटल बसेस लगाई जाएंगी उसके माध्यम से उनको उनके गंतव्य के लिए वापस रवाना कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड पुलिस अब पूरी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पर नजर आएगी। बॉर्डर को सील करने की बात बहुत बड़ा टास्क है अजीत यहाँ पर। और दूसरी तरफ संजीव भी हमारे साथ में मौजूद है। संजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लखनऊ जब लौट आएंगे तो मुख्यमंत्री के साथ में विचार विमर्श किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। क्या दलील पेश की जा सकती है? कहा जा रहा है कि दलील ये पेश की जा सकती है कि कोविड के नियमों की सख्ती से पालना कराएंगे, लेकिन क्या उससे काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तर प्रदेश में जो आगामी कांवड़ यात्रा है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। आज प्रधानमंत्री जब बनारस के दौरे पर थे पूजा, तब उन्होंने हर हर महादेव का नारा लगाया। अमूमन जय श्री राम का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब सावन जब महीना आने वाला है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, तब हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने आज 2022 के विधानसभा चुनावों का एक तरीके से आगाज किया है। उसमें कांवड़ यात्रा एक अहम रोल निभा सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस कांवड़ यात्रा का आयोजन किस तरीके से कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जरूर उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को आश्वस्त कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की कि कोरोना के पूरे नियमों का पालन कराया जाएगा। आरटीपीसीआर जांच हर कांवड़िए की कराई जाएगी, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग कराई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड पूरी तरीके से सबसे बड़ी बात है संजीव कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की इस जंग में कहीं ना कहीं पिस रही है तो जनता, और जनता की आस्था भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोरोना काल में राहत मिलते ही उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने बाकायदा जिलाधिकारियों से सख्ती बरतने के आदेश जारी कर दिए। ऐसे में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पर्यटकों का उत्तराखंड में स्वागत किया जाएगा, लेकिन पर्यटक स्थलों पर ज्यादा भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही डीएम को भी निर्देशित किया गया है। 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेल शुरू होने जा रहे हैं। ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा ले रहा है और इसके साथ ही भारत को पहले से ज्यादा पदक जीतने की उम्मीद भी है। और इसमें सबसे ज्यादा इस उम्मीद में 4 चांद कौन लगा रहा है? उत्तर प्रदेश। ये खास रिपोर्ट देखिए। जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए समूचे देश सहित उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। तैयारी कर रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान भी किया है। यूपी सरकार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए देगी, तो वहीं मेडल लाने वालों को भी बड़ा तोहफा दिया जाएगा। यूपी के 10 खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए टोक्यो जाएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि टिकट टू टोक्यो किसका पक्का हुआ है। प्रियंका गोस्वामी एथलीट हैं, मेरठ से हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग में दमखम दिखाएंगे और ये भी मेरठ से ही ताल्लुक रखते हैं। सतीश कुमार बॉक्सिंग में अपनी पंच का दम दिखाएंगे और बुलंदशहर से ताल्लुक रखते हैं। महराज अहमद खान शूटिंग में अपनी पारखी नजर से सबको भौचक्का करने वाले हैं और ये भी बुलंदशहर से ही आते हैं। अरविंद सिंह रोइंग में देश का परचम लहराने को तैयार है और ये भी बुलंदशहर से ही आते हैं। शिवपाल सिंह एथलीट है, चंदौली से आते हैं। वंदना कटारिया हॉकी में अपना दम दिखाएंगी
वंदना मेरठ से ताल्लुक रखती हैं। ललित कुमार उपाध्याय, ललित भी हॉकी में देश का परचम कायम करेंगे। ललित वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं। अन्नू रानी एथलीट है, मेरठ से ताल्लुक रखती हैं। सीमा पूनिया एथलीट है और मेरठ से ही ताल्लुक रखती हैं। टोक्यो ओलंपिक में सिर्फ वेस्ट यूपी से ही 9 खिलाड़ी दम दिखा रहे हैं, जबकि इसके अलावा पूरे यूपी से सिर्फ एक खिलाड़ी ही ओलंपिक में जगह बना पाया है। हालांकि लगातार बेहतर होती सुविधाओं के साथ उम्मीद है कि आगे और भी चमकदार सितारे खेल के मैदान में यूपी का दम दिखाएंगे। इसके साथ ही योगी सरकार ने ओलंपिक खेलों में विजेताओं के लिए भी पुरस्कार राशि तय कर दी है। योगी सरकार टोक्यो ओलंपिक खेलों में होने वाले एकल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने वाली है, जबकि रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ और कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी। तो वहीं टोक्यो ओलंपिक में टीम खेलों में स्वर्ण पदक जीत कर लाने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, रजत जीत कर लाने वाले को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे यूपी के तमाम खिलाड़ियों को जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में शुरू होने जा रहे ओलंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा ले रहा है और इसी के साथ इस बार भारत को पहले से ज्यादा पदक जीतने की पूरी उम्मीद है। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट।